हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 10th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री पार्ट आपको करवाता हूं, जिसमें कि केमिस्ट्री पार्ट में हमने आपके सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, हम कुछ ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो उन्हीं को करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आप बोर्ड में उनके आंसर को अप्रोच कर सकते हो और किस तरीके से लिखने पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। यही सब बातें आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रिलेटेड, है ना। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना। तो साइंस में हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करने हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कि आपके केमिस्ट्री के पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो जैसे एक आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपके 2019 के क्वेश्चंस हैं। 2019 के जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वो है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज, है ना। आपको एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बतानी है। पहला आपको दिया है pH ग्रेटर देन 7, दूसरा ऑप्शन है आपके पास pH लेस देन 7, तीसरा ऑप्शन आपके पास है pH इक्वल टू 7 और चौथा ऑप्शन आपके पास है pH इज इक्वल टू 14, p इक्वल टू 14। ठीक है ना। चलिए, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट भी वहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कंसेप्ट अगर आपको क्लियरली पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर सपोज इसी की जगह दे देता पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बताओ, है ना, या बोलता पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन बताओ, तो आपको हम पीएच स्केल में बता देता हूँ, है ना। तो पीएच स्केल बता देता हूँ आपको। इस तरीके से आपके पास क्या होता है, पीएच स्केल होता है, जिसमें कि आपका 0 से लेके 14 तक की वैल्यूज होती है हमारे पास, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पीएच स्केल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पीएच स्केल है। मेन काम पीएच स्केल का क्या है, क्या बताता है पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ना, या न्यूट्रल है, कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है। और वो हम कैसे पता लगाते हैं, वो हम लगाते हैं पीएच स्केल में जो वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है पीएच स्केल में, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, 7। पीएच स्केल का जो सेंटर पॉइंट है 7, है ना। आप ये दो भागों में है आपके पास, एक 0 से 7 और एक फिर आपका 7 से आगे 14 तक का। ठीक है, इतना। तो 7 से जो पीछे वाली वैल्यूज होती है, यानी 0 से 7 वाली जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में। और 7 के बाद वाली जो होती है वो होती है बेसिक इन नेचर। क्या होती है, बेसिक इन नेचर। ठीक है। जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्या करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन, भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या दे दे, दो सॉल्यूशन दे दे। आपको बोला एक विनेगर सॉल्यूशन है और आपको बोलते हैं एक लेमन जूस है, दोनों में एसिडिक प्रेजेंट होता है ना, दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट है। बोलेंगे लेमन जूस का जो एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 5 है, उसकी जो पीएच है 5 है, और विनेगर का जो पीएच है वो 2 है। तो बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है
और किस तरफ वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो आप जब 7 से नीचे की तरफ जाएंगे 0 की तरफ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आप इजिली आप पता लगा सकते हो। इसलिए मेरा मेन फोकस क्या रहता है कि कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आपके सामने कितने क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड आप इजिली बता सकते हो। इसी तरीके से आप बेसिक में आप 7 से ऊपर चलते हैं, जब आप 7 से ऊपर की तरफ चलते हैं 14 की तरफ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इजीली बता सकते हो 7 वाली जो वैल्यू है वो न्यूट्रल वैल्यू है, और है ना 7 क्या है, न्यूट्रल है, सेंटर की वैल्यू। अब आप इजीली बता सकते हो पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है बताओ। पीएच 7 से बड़ा नहीं, ये तो बेसिक की बात कर रहे हूँ, ठीक है। पीएच 7 से छोटा, हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। पीएच 7 से छोटा होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। पीएच 7 तो न्यूट्रल, और पीएच 14 तो ये हाईली बेसिक होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे 14 की तरफ, आप हाईली बेसिक की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट भी आपको समझ आया, और जो क्वेश्चन था वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो केमिस्ट्री पार्ट से है वो है द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज, क्या दिया है, पहला ऑप्शन CH3OH, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है CH3CHO, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है C2H5OH, ठीक। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है CH3COOH, ठीक है ना। चलिए, तो आपको केमिकल फॉर्मूला इथेनॉल पता करना है। सबसे मेन बात जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि इथेनॉल कह रहा है, क्या कह रहा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल कह रहा है, तो इथेनॉल का मतलब इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है वो आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल में आप देख रहे हैं ऑल लगा है, ऑल, ठीक है ना। तो ऑल जो यूज होता है वो होता है एल्कोहल के लिए। ऑल किसके लिए यूज होता है, एल्कोहल के लिए, ठीक। आपको कुछ बातें, कुछ आपको कंटेंट पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। तो ऑल जो यूज होता है वो अल्कोहल के लिए होता है, और अल्कोहल का ये तो लिखने का तरीका, जब आप नाम लिखते हैं, आप नॉमेनक्लेचर आपको सिखाया था, जब आप नाम लिखते हैं तो नेमिंग में ऑल आता है, लेकिन अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। तो आप OH देखेंगे, इन चारों ऑप्शन में से OH कहाँ मौजूद है, एक पहले में और एक तीसरे में, यानी दूसरा और चौथा तो हो ही नहीं सकता आंसर, यानी दूसरे चौथे को आप एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा चौथा हो ही नहीं सकता, बचा पहला और तीसरा, है ना, पहला और तीसरा। अब वो बोल रहा है इथेनॉल बोल रहा है ना, इथेनॉल। तो आपको रूट वर्ड आपने सीखे थे कि जो इथ है वो किस कार्बन के लिए यूज होता है, आपको बताया था कि जो अगर एक कार्बन हो तो मैथ यूज होगा, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, इथ यूज होगा, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप होगा, 4 के लिए आपका ब्यूट होता है, 5 के लिए आपका पेंट होता है, और इस तरीके से ये यूज होते रहते हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इथ यूज हुआ है, यानी 2 कार्बन, और 2 कार्बन आपको कहाँ दिख रहे, थर्ड वाला ऑप्शन में दिख रहे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, C2H5OH क्या है आपका, इथेनॉल। आई बात समझ में आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंसेप्ट में आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कंसेप्ट इजीली पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Write the chemical formula and 2 use of baking soda. Write the chemical formula and 2 uses of baking soda. ठीक है, आपको क्या बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है और 2 यूज बताने हैं बेकिंग सोडा के। केमिकल फॉर्मूला और 2 यूज बेकिंग सोडा के, कि भाई बेकिंग सोडा होता क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, और उसके 2 यूज।
ठीक है, चलिए तो पहले बताते हैं आपको कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है बेकिंग सोडा का। चलिए, तो केमिकल फॉर्मूला जो बेकिंग सोडा है, पहले बेकिंग सोडा तो एक कॉमन नेम है। बेकिंग सोडा क्या है? कॉमन नेम है। इसका जो केमिकल नेम है ना, जो हम यूज करते हैं जनरली केमिकल नेम, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या है? केमिकल नेम है। ठीक है ना, चलिए तो ये तो इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम हो गया। और इसको और तरीके से भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इससे कहा जाता है, बाइकार्बोनेट। बाय का मीन्स यहाँ पे क्या लगा है? एच लगा है ना। तो अब आप पता लगा सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। सोडियम है Na, बाय मतलब H, NaH, और कार्बोनेट है CO3, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, समझ आया आपको क्या फॉर्मूला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का? ठीक है ना, तो ये क्या हो गया इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। आपको बस इसका केमिकल नेम ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। आप देखेंगे Na 1 वैलेंसी में रहता है, कार्बोनेट आपका जो CO3 है वो किस में रहता है? 2 वैलेंसी में रहता है। CO3 2 नेगेटिव जनरली कार्बोनेट होता है। ठीक है ना, और बाकी इनसे वो हो गया कैंसिल, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या आया? इसका फॉर्मूला आया। ठीक है ना, चलिए अब उसने पूछा है कि इसके दो यूजर्स भी बताए। इसके यूजर्स भी बताए, दो यूज है ना। तो क्या क्या यूजेस होते हैं इसके? आपने घरों में अक्सर देखा है कि भाई बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम किस कारण करते हैं। आपने देखा होगा घरों में, आपको हम इससे एग्जांपल ले लीजिए, जब घरों में क्या होता है, छोले वगैरह की जो दाल है वो बनाई जाती है, तो वो उसको इजिली पकाया जाए, इजिली वो क्या हो जाए? पक जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा डाल देते हैं, है ना, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। या आपने देखा होगा कि बेकरी वगैरह में जो केक वगैरह बनते हैं, है ना, बेकरी वगैरह में जो केक बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, उसमें भी क्या करते हैं? हम बाइकार्बोनेट सोडा का, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है? बेकिंग सोडा जनरली क्या करता है? स्पॉन्जीनेस, फफीनेस देता है, सब्सटेंस को स्पॉन्जीनेस देता है, मतलब उसको थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस, समझ रहे हैं आप? जैसे आप जब केक खाते तो आपको तो स्पॉन्जीनेस सा फील होता है ना, एकदम से स्पॉन्जीनेस। समझ रहे हैं आप क्या चीज वो होती है? तो वो मेनली इसका ये काम होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा का जनरली क्या काम है? ये है। ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा क्या है? एक एल्कली है। ये कहाँ यूज होता है? टू रेज, अगर आप प्रॉपर आंसर लिखे, टू रेज सोडा ब्रेड। ठीक है, टू रेज सोडा ब्रेड एंड फुल फ्लेवर्ड केक, एंड फुल फ्लेवर्ड केक। टू रेज सोडा ब्रेड एंड फुल फ्लेवर्ड केक, है ना। जैसे कि फ्रूट केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया, है ना, आपका जिंगर ब्रेड हो गया, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? इसके यूज हो गया। आपके आई बात समझ में? इस तरीके से आप इसका यूज लिख सकते हैं। ठीक है ना, और आप दूसरा यूज क्या लिख सकते हैं इसका? एक तो केक ये ब्रेड बनाने में यूज होता है ना। और आप क्या लिख सकते हैं? दूसरा आप यूज ये लिख सकते हैं, टू गिव substances sponginess, पे आप लिखिए फफीनेस देता। ठीक है, फफीनेस थोड़ा सा फुलफुला देता है ना ब्रेड वगैरह में, जैसे वही वही उसका उसी तरीके से यूज है। तो ये आपके क्या हो गए? यूजेज हो गए किसके? बेकिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा के। इस तरीके से आप उसके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आपको कुछ कंपाउंड दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको उनका नाम लिखना है। नॉमिनेट फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है ना,
nominate following compound, nominate following compound on the basis of organic compound nomenclature system. Nomenclature system. ठीक है, आपने क्या करना है, कंपाउंड के नाम वगैरह रखने हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहला आपको जो दिया है वो है सी एच एच एच, इधर भी एच है, एच और ओ एच। ठीक है, पहला ये है। और जो दूसरा आपको दिया है बी, वो दिया है सी एच 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 देन सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, ये आपको दिया है। इनका आपको नाम लिखने। तो पहला वाला आप देखेंगे, अगर मैं इसको, ये तो क्या है, किस फॉर्म में है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको दिया है। इसका अगर कंडेंस्ड फॉर्म बनाए आप, कंडेंस अगर इसको करें तो कंडेंस कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 OH हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। कंडेंस फॉर्म में ऐसा आ जाए। कंडेंस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पैक कर देते हैं, है ना। तो ये कंडेंस फॉर्म आ गया, CH3 CH2 OH, ये आपकी कंडेंस फॉर्म आ गई। तो अब हुआ क्या, CH3 CH2 OH ये हो गया। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है। क्या लगा है, OH फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल। तो लास्ट में ऑल यूज होगा, आपको नोमेनक्लेचर में बताया था, नेमिंग सिस्टम में जब आप नाम लिखते हैं तो आपका OH फंक्शनल ग्रुप है, वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज होगा। तो OH क्या आएगा, इसका नाम आ जाएगा OH, OH के लिए ऑल आ जाएगा। अब देखेंगे कितने कार्बन है, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है। तो नेमिंग करनी होती है हमें देखना होता है। नेमिंग में हमें नंबरिंग के लिए हमें देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो यहाँ से मुझे कम पोजीशन मिलेगी। तो बोला 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, इथ आता है। क्या आता है, इथ, है ना, इथ आता है 2 कार्बन के लिए, इथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन, एन ई आता है, एन, है ना, एन आता है। और फिर आपके पास अल्कोहल जो ग्रुप है उसके लिए OL आएगा। और आपको बताया था कि एन ई के बाद डायरेक्टली ई के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, 2 वोवल एक साथ आ रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ई हट जाएगा और OL लगेगा, तो इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल। ठीक है ना। इधर देखिए आप बी में इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे तो किस तरह से लिखेंगे आप, CH3 CHO, इस तरीके से लिखेंगे CH3 CHO। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें C डबल बॉन्ड OH में, कि वो सोचते हैं कि क्या है, कीटोन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, क्या है। तो आपको समझ अगर नहीं आए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 CHO। अब आपको इजीली पता चल रहा है कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या आता है, अल आता है, लास्ट में क्या आता है, अल आता है ना। तो इसमें भी 2 कार्बन है आपके, नंबरिंग करेंगे आप, 2 कार्बन है, नंबरिंग कर लीजिए, है ना। यहाँ से करेंगे, यहाँ से कम पोजीशन मिल रही है इस फंक्शनल ग्रुप को, 1 2। तो 2 के लिए क्या आएगा, रूट वर्ड इथ आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया। और आपका एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल आता है, AL आता है ना। तो AL लग जाएगा। फिर आप वापस देखेंगे ई के बाद ए, 2 वोवल रिपीट हो रहे हैं, तो ई हट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन और अल, इथेनल, इसका नाम हो जाएगा इथेनल। ठीक है ना, इथेनल इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई कि भाई किस तरीके से आपने इसका नेमिंग करी। ठीक है ना, इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आपको नेमिंग से रिलेटेड दिए थे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आएंगी भाई किस तरीके से इसको करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट हैपन when first steam is passed over red hot iron,
ठीक है। दूसरा दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड is heated with aluminum powder. Third one, bleaching powder react with dilute HCl, dilute hydrochloric acid, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, रिएक्शन बेस्ड है ना, कि जब आपने क्या करा, स्टीम पे आपने रेड हॉट आयरन, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, यानी स्टीम क्या होती है, भाप, है ना। तो आपने क्या करना है, रेड हॉट आयरन को, आयरन की जो रिएक्शन है उसमें क्या करना है, आपने आयरन की रिएक्शन करानी स्टीम के साथ, ठीक है ना, स्टीम के साथ, यानी वाटर, जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पे वाटर लिखेंगे, पर बताएंगे कि भाई ये वाटर नहीं है, भाप है, स्टीम है। तो जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये करना है हमें। चलिए, तो पहला वाला यही है हमारे पास, आयरन है, रेड हॉट आयरन में आपने स्टीम पास करी H2O, तो यहाँ पे H2O क्या है, स्टीम के फॉर्म में, भाप है ना, भाप है, ये भाप से रिएक्ट करता है ये। तो क्या बनाएगा, जब स्टीम को आप रेड हॉट आयरन पे पास करेंगे, तो जब आयरन, रेड हॉट आयरन स्टीम से पास करता है तो ये बनाता है आपके पास आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, ठीक है ना, Fe3O4, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये करता है, जब आयरन क्या करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है, तो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 देता है और साथ ही साथ H2 देता है। बैलेंस करेंगे आप, तो बैलेंस करने के लिए आप देखें, इधर आपके पास 3 Fe है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, है ना, 3 Fe हो जाएगा, Fe3 हो गया, बैलेंस हो गया। H हमारे पास इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर क्या है, इधर हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, जिस वजह से 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गए, है ना, 8 हो गए, तो इधर हमें 4 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गए। अभी आपको समझ आया कि जब आयरन के ऊपर से रेड स्टीम पास की जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को आपने एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या करना है, हीट करना है मैग्नीज डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होगा भाई, मैग्नीज आप समझते हैं कि मैग्नीज होता क्या है, ठीक है ना। मैग्नीज क्या होता है, Mn से हम मैग्नीज को डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज में अंतर है, कंफ्यूजन होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे। मैग्नीशियम Mg जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और मैग्नीज आपका Mn होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 25, है ना, मैग्नीज का, ठीक। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को आपने क्या करा, हीट करा एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करा, ठीक है ना। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो आपके पास, Mn आपको बताया, Mn डाइऑक्साइड MnO2 हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, क्या करा, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या करना, आपने हीट करना है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये हमें पता लगाना है कि भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, बनता क्या है, सब्सटेंस क्या बनता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जब मैग्नीज पाउडर को हीट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीज पाउडर को आप एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये आप एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देगा, ठीक है ना। देखा गया
कि ये आपका मोर रिएक्टिव जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर देता है मैग्नीज को मैग्नीशियम ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, वो MnO2 में से Mn को क्या कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना, डिस्प्लेस कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम पाउडर क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नीज को हटा के खुद जाके वहां पे बैठ गया, है ना, खुद जाके बैठ गया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट किस में मदद करते हैं, आपके ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। तो ये क्या करेगा, इट विल टेक अप ऑक्सीजन और खुद ऑक्सीडाइज हो जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, Al2O3 बना देगा, और प्लस मैग्नीज आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, हेल्प इन ऑक्सीडेशन, हेल्प इन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं ना, उन्हें तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम में क्या यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, रिडक्शन में मदद करते हैं। तो यहाँ से इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन Mn को हटाया, वहां खुद बैठ गया Al2O3, साथ साथ मैग्नीज अलग हो गया, है ना। तो ऐसा ही होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हीट भी देता है, ठीक है ना। चलिए तो बैलेंस आप कर दो इसको। बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या है, Al इधर कितने हैं, 2 है, तो आप 2 लगा दो। ऑक्सीजन उधर 3 है, इधर 2 है, तो यहाँ एक काम करते हैं 3 लगा देते हैं, है ना। 6 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, 3 Mn हो गए, तो यहाँ भी हमें 3 Mn लगाने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, तो एल्यूमिनियम 4 हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4। तो ऐसा होता है जब हम इस तरीके से करते हैं। आई बात समझ में आपको। चलिए तीसरा क्या था आपका, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ब्लीचिंग पाउडर है, जब उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, तो वो देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर को आप जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या क्या बनता है उसके बारे में बात हम करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में क्या है, आपको बता दें, जब ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड देता है, क्लोरीन देता है, वाटर देता है ना। ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराया। तो क्या क्या दिया इसने, कैल्शियम दिया, Ca देता है, कैल्शियम क्लोराइड देता है, CaCl कैल्शियम क्लोराइड देता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड देगा, क्लोरीन देगा और वाटर, ये चीजें देगा, ठीक है ना, क्लोरीन देगा और वाटर देगा, ठीक है ना। चलिए तो ये होता है। तो हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से आप रिएक्शन को आप लिखोगे, जो रिएक्शन है आप किस तरीके से रिएक्शन को लिखोगे। तो वो लिखने की हम क्या करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, है ना। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 का होल ट्वाइस, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसमें आपने डाइल्यूट HCl मिलाया तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्लोरीन देगा Cl2 और साथ ही साथ वाटर भी देगा H2। तो ये 3 चीजें देता है। CaOCl2 जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या क्या देता है, आपका CaCl2 देता है ना, कैल्शियम क्लोराइड देता है, क्लोरीन देता है, Cl2 और वाटर। बैलेंस कर लो आप। बैलेंस करने के लिए कैल्शियम आपका इधर 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन आपके पास इधर 1 है, उधर भी 1 है, इधर 2 है, उधर कितने, 1 ही है, ठीक है। H आपके पास उधर 2 है, इधर 1 है ना, इधर 2 है, इधर 1 है, और इधर H आपके पास, चलो है यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से H तो बराबर हो गया, Cl 2 2 4 हो गए, तो Cl 4 हो गया, कैल्शियम 1 1 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे हमें, 2 ऑक्सीजन, है ना, 2 ऑक्सीजन के लिए हमें 2 लगाने पड़ेंगे हमें,
ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, उधर एक ही था तो 2 लगाया। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, इधर कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर हमें 4 लगाना पड़ेगा, प्लस इधर 4 लगाना पड़ेगा, 4 HCl, 4 हो गया, H4 हो गए। Cl आपके कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 4 और 2 6 है ना। तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 2 4 और 2 6, Ca1 है, Ca1, तो ये अब ये बैलेंस हो गई है ना। अब ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो ये रिएक्शन थी आपकी। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, है ना। आपको फॉलोइंग को क्या करना है, डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। एक्चुअल में होती क्या है, पहला आपको दिया है रोस्टिंग, फर्स्ट वन इज रोस्टिंग, सेकंड इज कैल्सिनेशन, पहला रोस्टिंग है, सेकंड कैल्सिनेशन है, थर्ड आपका अमालगम, ठीक है, थर्ड अमालगम। ठीक, चलिए ये है, इनको डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टिंग की, कि भाई रोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, रोस्टिंग की बात करते हैं कि रोस्टिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रोस्टिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड ओर्स को, रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए होती है, सल्फाइड ओर्स को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। रोस्टिंग, तो रोस्टिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, it is a process of heating, it is a process of heating a sulfide ore, it is a process of heating sulfide ore to a high temperature, to a high temperature, it is a process of heating sulfide ore to a high temperature in the presence of air, in the presence of air, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में, सल्फाइड ओर को कैसे हीट किया जाता है, सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्टेन स्टेप में होती है। इस प्रोसेस में जनरली हम सल्फाइड जो मिनरल्स होते हैं उसको देखते हैं। तो जब आप रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, और सल्फर रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना। जैसे कोई सल्फाइड का और ले लेते हैं, सल्फाइड का और, जैसे कि ZnS, है ना, जिंक सल्फाइड, ZnS हमने ले लिया। हमने क्या किया, इसको हमने हीट करा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या देता है ये आपका, जो सल्फाइड है, जो सल्फाइड का ओर है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, है ना। तो ये ZnO हो जाएगा, ZnO, और आपके पास क्या बन जाएगा, SO2, ठीक है ना। तो सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, और साथ ही साथ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये रोस्टिंग होता है। जनरली रोस्टिंग क्या करते हैं कि भाई उस सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, देन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के हम आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और Zn रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, O यहाँ से हटाते तो हमको जो हमारे पास जो मिनरल है N, वो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मेटलर्जी चैप्टर में आपके पास है, ठीक है ना, मेटलर्जी चैप्टर में होता है ये, ठीक है ना। क्लास 12th में इसके बारे में काफी बड़ा चैप्टर दिया गया है, उसमें बताया गया है रोस्टिंग कैल्सिनेशन। 10th में भी थोड़ा सा पार्ट आपके पास रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बारे में दे। तो रोस्टिंग जनरली ये होती है कि क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को आपने हीट करा हाई टेम्परेचर में, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना। तो आपने हीट करा एयर की प्रेजेंस में, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है उस ओर को, सल्फाइड ओर को, साथ ही साथ
फिर उसको SO2 में कन्वर्ट कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो था आपका रोस्टिंग, ठीक है ना। अब कैल्सिनेशन देखते हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है। दूसरा है कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन, ठीक है ना। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन का क्या मतलब है कि जो हम जो ओर्स हैं उनको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन का मतलब है कि आप जो सॉलिड केमिकल कंपाउंड है कार्बोनेट ओर्स को आप हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर में करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं, उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। कैल्सिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस of heating carbonate ore, carbonate जनरली कार्बोनेट ओर के लिए होता है, कार्बोनेट ओर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट ओर टू अ हाई टेम्परेचर, in the absence of air, in the absence of air or limited supply of air, or limited supply of air, ठीक है। absence of air और limited supply of air में क्या करते हैं, हम इनको हीट करते हैं, ठीक है ना। limited supply of air में आपको क्या किया जाता है, इनको हीट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट को, और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, इसको आपने हीट करा हाई टेम्परेचर में, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या है आपके पास कैल्सिनेशन प्रोसेस है, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है ना। आई बात समझ में, कैल्सिनेशन प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना, ये होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। तो दो बातें, दो टर्म आपने डिफाइन करी, पहला रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन, थर्ड आपके पास था अमालगम, अमालगम, ठीक है ना, अमालगम थर्ड है ना। जनरली अमालगम होता क्या है, ये एक एलॉय होता है, एलॉय क्या है, अमालगम क्या है, अमालगम क्या है, जनरली क्या है, एक एलॉय है, ठीक है ना, एलॉय, एलॉय है। एलॉय तो आपको पता है क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 और मोर मेटल, और मेटल और नॉन मेटल, है ना, मेटल मेटल मिलके एलॉय बनाएंगे, या मेटल नॉन मेटल मिलके एलॉय बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अमालगम एक एलॉय होता है मरकरी का, मेन बात आपको ध्यान रखनी, अमालगम जब आएगा मरकरी, मतलब एलॉय है मरकरी का विद अदर मेटल के साथ, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, इट इज एन एलॉय, it is an alloy of mercury, it is an alloy of mercury with another metal, with another metal, ठीक है। मरकरी का एलॉय होता है, मेन मरकरी इसमें जरूर आएगा। एलॉय आपको पता है, दो मेटल आपस में मिले, उन्होंने एलॉय बनाया, जैसे आप देखते हैं ब्रास, तांबा, है ना, किस किस से मिलके बना है, इस तरह से कई सारे जो एलॉय है हमारे पास, है ना, वो होते हैं। लेकिन अमालगम में मेन चीज मरकरी का बहुत ही उपयोग है। मरकरी जब अनदर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा ये होता है, ये लिक्विड भी होता है, सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं, सॉफ्ट पेस्ट की तरह भी होती है, वो मरकरी की प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है ना। मरकरी की क्या करता है, प्रोपोर्शन में डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम एक अमालगम का यूज करें, हम जैसे कि हमारे पास एक अमालगम है ये Ag2Hg3, ठीक है ना, Ag2Hg3, Ag क्या होगा, सिल्वर अमालगम है, क्या है, सिल्वर अमालगम बोला तो मरकरी तो आएगा आएगा, सिल्वर अमालगम हो गया ये, है ना, सिल्वर अमालगम हो गया ये। तो बेस्ट बेस मेटल ओर है ना, जो डिपॉजिट होता है ऑक्सीडाइजेबल मरकरी सल्फाइड के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास अमालगम का इस्तेमाल है। अमालगम होते क्या है, तो ये इससे डिफाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन हमने करने की कोशिश करी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड।
आपके 10th में जो केमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं आंसर्स की। मेन बात जो आपको बताइए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन के जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो किसी कंसेप्ट से, टॉपिक से रिलेटेड होगा। आपको अगर कंसेप्ट पता हो तो आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन उसमें घुमा फिरा के आ जाए तो आप इजिली कर सकते हैं, है ना। तो यही हमने आज करने की कोशिश करी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।